पीटू ढिंडोरा में आप सबका दिल से स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हर फ्यूचरिस्टिक फिल्म सिर्फ वीएफएक्स और एलियंस के भरोसे पर चलती है, तो बॉस, आज आपका ये भ्रम टूटने वाला है। आज हम बात कर रहे हैं 1995 की उस एनिमे की जिसके बिना मॉडर्न हॉलीवुड का आधा साइफाई सिनेमा पैदा ही नहीं होता। घोस्ट इन द शेल। लेकिन पहले एक बड़ा और सीधा डिस्क्लेमर। अगर दिमाग में ये छवि है ना कि कार्टून और एनिमे सिर्फ बच्चों के लिए होते हैं, तो इस फिल्म को देखकर दिमाग शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। दिस इज स्ट्रिक्टली फॉर एडल्ट्स ओनली। हार्डकोर वॉयलेंस, कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजी और मैच्योर थीम्स है इसमें। सो बच्चों, गो वॉच समथिंग एल्स। ये बड़ों का जोन है। तो चलिए, बिना किसी फिल्मी बकवास या बॉक्स ऑफिस नंबर्स के सीधा इस फिल्म के उन 10 बड़े सीक्रेट्स को डीकोड करते हैं जिन्होंने सिनेमा को हमेशा के लिए बदल दिया। लेट्स रोल। द मैट्रिक्स का ब्लूप्रिंट। सबसे पहला सच, हॉलीवुड की सबसे बड़ी साइफाई फ्रेंचाइजी द मैट्रिक्स का पूरा डीएनए इसी एनिमे से निकल कर आया है। मैट्रिक्स की डायरेक्टर्स ने प्रोड्यूसर्स को ये फिल्म दिखाकर कहा था, हमें बिल्कुल यही चीज लाइव एक्शन में बनानी है। वो ग्रीन डिजिटल रेन, नेक के पीछे का डेटा प्लग और यहाँ तक कि छत पे से कूदते वक्त गायब होने का स्टाइल, सब इसी फिल्म की देन है। इनविजिबिलिटी को नया रूप दिया। 90s के जमाने में जब मूवीज में गायब होने का मतलब सिर्फ सस्ता वीएफएक्स होता था, तब इस फिल्म ने थर्मोप्टिक कैमोफ्लेज का कंसेप्ट दिया। हैंड ड्रॉन ट्रेडिशनल फ्रेम्स और शुरुआती डिजिटल एडिटिंग को मिलाकर ग्लास लाइक इनविजिबिलिटी दिखाई गई। उसने साइफाई फिल्म्स के लिए एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया। एक अजीब शहर का सेंसेशन। डायरेक्टर मामोरू ओशी को एक चमकता हुआ साफ फ्यूचर नहीं दिखाना था। उन्होंने एक ऐसी टेक्निक यूज की जिसे डिजिटली असिस्टेड एनिमेशन कहते हैं। हाथ से बनी ड्राइंग्स को स्कैन कर कर उन पर ऐसी डिजिटल लाइट्स और रिफ्लेक्शन डाली गई जिसे न्यू टोक्यो का वो शहर एकदम क्लॉस्ट्रोफोबिक, पुराना और बेजान लगने लगा। मंत्रास इन साइबरपंक। फ्यूचर की कहानियों में लोग अक्सर इलेक्ट्रॉनिक या टेक्नो म्यूजिक डालते हैं, लेकिन यहाँ के म्यूजिक डायरेक्टर्स केंजी कवाई ने बिल्कुल बाजी पलट दी। इसके मेन थीम सॉन्ग में एक पुराना जापानीज शादी का मंत्र है जिसे बुल्गेरियन फोक स्टाइल में गाया गया है। एक मॉडर्न रोबो की कहानी में ये पुरानी डरावनी आवाज एक अजीब सा स्पिरिचुअल सन्नाटा पैदा करती है। गन मैकेनिक्स ऑन पॉइंट। इस फिल्म का रियलिज्म नेक्स्ट लेवल है। एनिमेटर्स ने बकायदा अमेरिका जाकर असली ऑटोमेटिक राइफल्स फायर की ताकि वो रिकॉइल और बुलेट फिजिक्स को समझ सके। जब मेजर अपनी गन चलाते हैं तो धुएं का निकलना, एम्प्टी कार्ट्रिजेस का जमीन पर गिरना और जमीन का टूटना, सब कुछ मैकेनिकली 100% एक्यूरेट है। कोई फिल्मी झूठ नहीं। मेमोरी हैक का डर। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आइडेंटिटी थेफ्ट से डरते हैं। इस फिल्म ने ये डर 30 साल पहले दिखा दिया था। फिल्म में हैकर सिर्फ आपका अकाउंट नहीं उड़ाते, वो आपके दिमाग के अंदर घुसकर आपकी यादें बदल देते हैं। एक ऐसी सिचुएशन जहां एक आदमी को लगता है कि उसकी एक प्यारी बेटी है, पर असल में वो पूरी जिंदगी अकेला रहा था। ये डर दिमाग हिला देता है। बैकग्राउंड में छिपी कहानी। मूवी का सबसे फेमस एक्शन सीन एक टूटे फूटे म्यूजियम में होता है। जब गोलियां चलती है तो बैकग्राउंड में बनी इवोल्यूशन ट्री यानी जीव जंतुओं के विकास का चार्ट टूट कर गिर जाता है। डायरेक्टर्स यहाँ बिना बोले बता रहे हैं कि ह्यूमन एवोल्यूशन अब खत्म हो चुका है और अब साइबरऑक्स यानी हाफ मशीन हाफ ह्यूमन का दौर शुरू हो चुका है। रात का अंधेरा नहीं, दिन का उजाला। इस एनिमे से पहली हर साइबरपंक एनिमे का मतलब होता था हमेशा अंधेरा और बारिश। लेकिन घोस्ट इन द शेल ने दिखाया कि डर और अकेलेपन को धूप में भी दिखाया जा सकता है। तेज रोशनी में, चमकती ऊंची बिल्डिंग्स और उनके नीचे बसे कचरे के ढेर। इस कॉन्ट्रास्ट ने साइफाई की पूरी रंगत बदल दी। ये एनिमे हम सब से एक सवाल पूछती है, अगर आपका हाथ रोबो का, पैर रोबो का और धीरे धीरे आपका लगभग पूरा शरीर बदल दिया जाए, तो आप इंसान कब तक रहोगे? मेजर खुसनगी का अपनी आत्मा यानी घोस्ट को उस आर्टिफिशियल शरीर यानी शेल में ढूंढना ही इस फिल्म का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है।
और आखिरी बात, ये फिल्म एक मांगा कॉमिक से शुरू हुई, लेकिन इसको बनाया गया जापान और ब्रिटेन के को प्रोडक्शन से। इसका मकसद ही यही था कि पूरी दुनिया को दिखाया जाए कि एनिमेशन सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होती, बल्कि इसमें बड़े से बड़ा फिलोसफिकल सिनेमा बनाया जा सकता है, और इसने हमेशा के लिए रास्ता बदल दिया। तो बॉस, ये था घोस्ट इन द शेल का एक सॉलिड ब्रेकडाउन। अगर आपने अभी तक इसकी सिर्फ क्लिप्स देखी है तो थोड़ा वक्त निकालिए और 1995 की ये ओरिजिनल मास्टरपीस जरूर देखिए। ये आपको फ्यूचर के बारे में एक अलग तरीके से सोचने पर मजबूर कर देगी। आपको ये नया अंदाज और हमारा एनालिसिस कैसा लगा, कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। वीडियो को दबाकर शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम लोग ढिंडोरा पीटते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा।